नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 14 मई के महत्वपूर्ण समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का दैनिक क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। और क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं दोनों कथनों को। पहला कथन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसे हम शॉर्ट में NHM के नाम से जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। तो जैसा कि यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, नाम क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो यहाँ पर ये कहना कि ये मिशन जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, ये गलत होगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी है और यह शहरी क्षेत्रों के लिए भी है। तो हमारे देश में जो अभी कोरोना की महामारी चल रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर गाँव के भी लोगों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। शहरों में भी ये फैला हुआ है, शहरों के लोगों को भी यहाँ पर इलाज होगा। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है वो पूरे देश का मिशन है, ना कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों का मिशन है। तो यहाँ पर आपका जो कथन 1 है वो गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं कथन 2 को। और कथन 2 है, इसके क्रियान्वयन में राज्यों की कोई भूमिका नहीं है, यह पूरी तरह से केंद्र द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पर यह कहना भी गलत है कि राज्यों की यहाँ पर भूमिका नहीं है। आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य राज्यों के विषय में आते हैं, यानी कि केंद्र के द्वारा योजनाएं बनाई जरूर जाएंगी, लेकिन उसका क्रियान्वयन, उसको इम्प्लीमेंटेशन राज्यों के द्वारा ही किया जाता है। और इसी को लेकर के एक न्यूज़ भी आया है आज के समाचार पत्र में, द हिंदू में। और यहाँ पर न्यूज़ क्या है कि ग्लोबल टेंडर्स में स्पीड अप वैक्सीनेशन ड्राइव इन राजस्थान। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो हमारे राज्य हैं, स्टेट हैं, अब वो ग्लोबल टेंडर के थ्रू, यानी कि जो बाहरी कंपनियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाती हैं, उनसे भी राज्य डायरेक्टली वैक्सीन खरीद सकते हैं और वो ग्लोबल टेंडर निकाल करके इस वैक्सीन को खरीद सकते हैं। और यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा कहा गया है कि वे नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा 1 करोड़ डोजेस को खरीदेंगे उन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से जो वैक्सीन का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर जैसे ये कहा जा रहा है कि राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती है, वो गलत है। और इसीलिए आपका कथन 2 भी गलत हो जाता है। और यहाँ पर आपको बताना था कि इन कथनों में से कौन सा सही है, और इसीलिए प्रश्न 1 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ना तो 1 ना ही 2। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, म्यूकोमाइकोसिस एक कवकीय संक्रमण यानी कि फंगल इन्फेक्शन है, जो म्यूकोमाइसेट्स नामक फफूंदी के समूह के कारण होता है। तो यहाँ पर चर्चा की जा रही है म्यूकोमाइकोसिस की। ये नाम अभी बहुत दिनों से चर्चा में है, क्योंकि कोविड-19 के जो मरीज हैं उनमें एक फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसका नाम म्यूकोमाइकोसिस है। और इसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा कुछ गाइडलाइंस भी दिए गए हैं। और यहाँ पर उन गाइडलाइन की मैं यहाँ पर चर्चा कर देता हूँ। और इन गाइडलाइन में ये कहा गया है कि द डिजीज इज काउज्ड बाय द सेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज माइकोसेट्स। ये जो बीमारी है जिसे हम म्यूकोमाइकोसिस का नाम दे रहे हैं, ये म्यूकोमाइसेट्स नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, जो कि प्राकृतिक तौर पे हमारे वातावरण में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये मिट्टी में पाए जाते हैं। जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स है, यानी कि जो सड़ी हुई पत्तियाँ हैं, टहनियाँ हैं, वहाँ पर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि म्यूकोमाइकोसिस एक कवकीय संक्रमण है, जो म्यूकोमाइसेट्स नामक फफूंदी के समूह के कारण होता है। यानी कि आपका पहला कथन सही हो जाता है। दूसरा कथन देख लेते हैं। दूसरा कथन है, कमजोर प्रतिरक्षा, अनियंत्रित मधुमेह, एस्टेरॉयड उपचार को जोखिम कारक माना जाता है। यानी कि इसके कारण म्यूकोमाइकोसिस मरीजों में देखा जा रहा है। तो यहाँ पर जो गाइडलाइन दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, उसमें बताया गया है कि जो कोविड-19 के मरीज हैं और जिन मरीजों में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ यानी कि बहुत ज़्यादा मधुमेह की शिकायत है, या फिर उनका जो है इम्यून सिस्टम
वो बहुत ही वीक पड़ गया है, क्योंकि वहाँ पर उनको ठीक करने के लिए एस्टेरॉयड दिए जा रहे हैं, या फिर आईसीयू में बहुत ज़्यादा दिनों तक रहने के कारण भी वे म्यूकोमाइकोसिस से ग्रसित हो जा रहे हैं। तो गाइडलाइन में साफ साफ कहा गया है कि किन व्यक्तियों में या फिर किन पेशेंट्स में जो ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अनकंट्रोल डायबिटीज़, यानी कि जिनका डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, बहुत ही ज़्यादा है, या फिर जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, और ख़ास करके वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 से लड़ने के लिए उसके इलाज में एस्टेरॉयड का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और तीसरा मैंने क्या कहा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आईसीयू में रहेंगे तो भी आपको ये बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पर इन बातों का जिक्र किया गया है, और हमारा जो दूसरा कथन है वो भी यही कहता है कि अगर आपकी कमज़ोर प्रतिरक्षा है, अनियंत्रित मधुमेह है और स्टेरॉयड उपचार पर अगर आप हैं, तो इसके कारण आपको म्यूकोमाइकोसिस हो सकता है। यानी कि आपका कथन 2 भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को, और तीसरा कथन है, इसे आम तौर पर ब्लैक फंगस के रूप में जाना जाता है और कोविड-19 से ठीक होने वाले रोगियों में इस संक्रमण को देखा गया है। तो जैसा कि अभी हमने बात किया कि ये जो म्यूकोमाइकोसिस संक्रमण है, जो फंगल इन्फेक्शन है, वो ज़्यादातर अभी कोविड-19 से ठीक हो रहे मरीजों में देखा जा रहा है। ठीक होने के बाद उनमें जो है इसके लक्षण देखे जा रहे हैं। तो ये कहना कि आमतौर पर ब्लैक फंगस के रूप में जाना जाता है और कोविड-19 से ठीक होने वाले रोगियों में इस संक्रमण को देखा गया है, ये कथन भी सही है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि इसका नाम ब्लैक फंगस भी है, और अगर आप गाइडलाइन देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, तो वहाँ भी लिखा गया है कि म्यूकोमाइकोसिस और ब्लैक फंगस, यानी कि म्यूकोमाइकोसिस को हम ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। तो तीसरा कथन भी आपका सही हो जाता है, और यहाँ पर आपको बताना था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, और आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के लिए किसको दीनबंधु के रूप में संदर्भित किया जाता है? और आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, तीसरा है ज्योतिराव गोविंदराव फूले, और चौथा है मदन मोहन मालवीय। और आप सभी जानते हैं कि दीन बंधु के नाम से CF एंड्रयूज, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं CF एंड्रयूज, उन्हें ही हम दीन बंधु के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 3 का आंसर होगा CF एंड्रयूज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। द हिंदू समाचार पत्र में जहां पर हिस्ट्री ऑफ द डे के बारे में चर्चा होती है, वहां पर एक खबर छपी 100 ईयर एगो 14 मई 1921। तो यहाँ पर CF एंड्रयूज के द्वारा एक लेटर लिखा गया था 14 मई 2021 को, उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और ये लेटर क्यों लिखा गया था, आप सभी जानते हैं कि CF एंड्रयूज भारत में चल रहे आंदोलन को, शांतिपूर्ण आंदोलन को बहुत ही सपोर्ट करते थे, और यहाँ पर शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहे थे, उसको दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा बल प्रयोग किया जा रहा था। यहाँ पर धारा 144 लगाई जा रही थी पूरे देश में, और इसी को लेकर के CF एंड्रयूज के द्वारा एक लेटर लिखा गया था उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जहाँ पर उन्होंने उनके द्वारा किए गए अत्याचारों की भर्त्सना की थी, उसको गलत कहा था, और यहाँ पर इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो यहाँ पर द हिंदू में आप जाकर के पढ़ सकते हैं 100 ईयर अगो 14 मई 1921। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके लेटर्स को पढ़ा भी जाता है, गांधी और उनके बीच में जो लेटर्स लिखे गए हैं उसे भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर इसी वजह से इस क्वेश्चन को बनाया गया है, जिसका आंसर है CF एंड्रयूज। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC का क्या उद्देश्य है? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि NRC की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। आइए देख लेते हैं एक एक करके सारे ऑप्शन को। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि स्थानीय और स्वदेशी जनजातियों की पहचान करना और उन्हें बाहरी लोगों से अलग करना, ये नहीं है इसका कारण। बी देख लेते हैं, सभी नागरिकों का कानूनी दस्तावेज बनाना
ताकि अवैध प्रवासियों की पहचान की जा सके। ऑप्शन बी पर हम बाद में विचार करेंगे, पहले ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे लोगों को पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराना। ये भी एनआरसी का लक्ष्य नहीं है। यानी कि जो आपका ऑप्शन बी था वही सही होगा, सभी नागरिकों का कानूनी दस्तावेज बनाना ताकि अवैध प्रवासियों की पहचान की जा सके। तो जो हमारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जिसे हम एनआरसी के नाम से जानते हैं, उसका उद्देश्य क्या है कि जो भारत के नागरिक हैं उनका नाम जो है एनआरसी में दर्ज करना, उनका कानूनी दस्तावेज बनाना, और जिनके पास दस्तावेज नहीं है यानी कि अवैध प्रवासियों की पहचान करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर यह क्वेश्चन क्यों बनाया गया है? क्योंकि आज के पेपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया है। और न्यूज क्या है? असम एनआरसी अथॉरिटी सीक्स रीवेरिफिकेशन ऑफ सिटीजन लिस्ट। आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में 2013 में असम में एनआरसी को अपडेट करने का काम चला। और यहाँ पर ये अपडेट 2019 में किया गया, यानी कि ये जो काम है वो 2019 में समाप्त हुआ। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि 3.3 करोड़ लोगों में से लगभग 19.06 लाख जो लोग हैं, यानी कि 19.06 लाख जो लोग हैं, उन्हें एनआरसी के लिस्ट से बाहर कर दिया गया, क्योंकि उनके पास वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे जिससे वो ये बता सकें कि वो भारत के नागरिक हैं। यानी कि जो 19.06 लाख लोग हैं वो उनका नाम एनआरसी की लिस्ट से बाहर है। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अगर आपका नाम एनआरसी के लिस्ट से बाहर हो जाता है तो यहाँ पर कानून ये कहता है कि आपको फॉरेन ट्राइब्यूनल्स जो बने हुए हैं एनआरसी की केसेस को सुनने के लिए, वहां पर ये लोग जाकर के अप्लाई कर सकते हैं 120 दिनों के बाद, जिस दिन उन्हें ये स्लिप दिया जाएगा कि वो अब भारत के नागरिक नहीं हैं। यानी कि जब उन्हें रिजेक्शन स्लिप मिल जाएगा उसके 120 दिन के बाद वे फॉरेन ट्राइब्यूनल्स में जाकर के अपील कर सकते हैं और वहां भी सुनवाई होगी। और अगर वहां से भी इनको भारत की नागरिकता नहीं मिल पाती है तो इन्हें फिर विदेशी नागरिक घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मुद्दा क्या है कि जो 19.06 लाख लोग हैं उसको देखते हुए असम नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन अथॉरिटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया है और वहां पर उन्होंने ये बात कही है कि जो एनआरसी में कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए इसका फिर से रीवेरिफिकेशन कराना चाहिए ताकि सच्चाई का पता लग सके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और इसी को देखते हुए उस क्वेश्चन का निर्माण किया गया है जिसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2019 में आया था और प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। और पहला कथन है, भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्तों के ऋणी होने के द्वारा है। और दूसरा कथन है, भारत का सारा विदेशी ऋण अमेरिकी डॉलर मूल वर्ग में है। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो गलत है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भारत का अधिकांश विदेशी ऋण है वो सरकारी सत्तों के ऋणी होने के कारण है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर जो दूसरा कथन है कि भारत का सारा विदेशी ऋण अमेरिकी डॉलर मूल वर्ग में है, ये भी गलत है। दूसरे के देशों के द्वारा भी हम ऋण लेते हैं, जापान से हम अमेरिकी डॉलर से ऋण नहीं लेते हैं, जापान अपने जो वहाँ की करेंसी है उसमें हमें ऋण देता है। तो ये कहना कि सारा का सारा विदेशी ऋण अमेरिकी डॉलर में है, ये भी गलत है। और इसी वजह से आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। आइए अब फैक्ट ऑफ द डे की चर्चा कर लेते हैं और आज हम महान समाज सुधारक बसव के बारे में बातें करेंगे क्योंकि आज बसव जयंती है। आज 14 मई है और आज के दिन हम जगत गुरु बसवदेव जयंती मनाते हैं। और यहाँ पर इसको लेकर के पीएम के द्वारा भी एक ट्वीट किया गया है जहां पर उन्होंने बसव जयंती की बधाइयां दी हैं लोगों को। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर ये बसव जयंती क्यों मनाते हैं। तो बसव 12वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में सुधार लाने के लिए आखिर तक प्रयास किए। उन्होंने लिंगायत धर्म की स्थापना की थी
और इसलिए उन्हें इस धर्म के संस्थापक भी कहा जाता है और इसीलिए उनकी पूजा भी होती है। इस धर्म के लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जो बसव देव हैं वो 12वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक थे और उनके द्वारा समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। उन्होंने भी यही बात कही थी कि जाति के आधार पर कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है और उन्होंने लिंगायत धर्म की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और लिंगायत धर्म के स्थापना करने के कारण इस धर्म को मानने वाले लोग उनकी पूजा भी करते हैं और इस धर्म में भगवान शिव की पूजा की जाती है। उन्होंने 12वीं शताब्दी में अनुभव मंताप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुभव मंताप की स्थापना की थी, जहां पर सभी लोग इकट्ठा होकर अपनी जिंदगी से जुड़ी हर आध्यात्मिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में भी कभी कभी पूछा जाता है कि अनुभव मंताप का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो बसव देव के द्वारा किया गया था। यहाँ पर लोग अपने जो जिंदगी से जुड़े हुए जो उनके एक्सपीरियंस हैं, आध्यात्मिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा की जाती थी और इसीलिए यह बहुत ज़्यादा प्रचलित था। बसव देव के द्वारा अपनी मातृभाषा में कई सारी कविताएं लिखी गई थी जिन्हें बसव वचन के नाम से हम जानते हैं। उनके माध्यम से समाज को सुधारने का प्रयास किया गया था और उनकी एक किताब जिसका नाम है कयावे कैलाश, यानी कि काम करने से ही कैलाश की प्राप्ति होती है, काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स हैं बसव के बारे में। और यहाँ पर आपको उस किताब का नाम भी याद रखना है जिसका नाम मैंने क्या बताया, कयावे कैलाश, जिसका मतलब होता है काम करने से ही कैलाश की प्राप्ति होती है। उनके द्वारा लिखी गई थी और वो काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आज उनकी जयंती है और इसी जयंती को आज यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है और मैंने आपको उनसे जुड़ी हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई है जिसको आप याद रखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये अंक समझ में आया होगा। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको सही तरीके से मिल गए होंगे। अगर आपको ये डेली क्विज अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक कीजिए, जरूर से शेयर कीजिए, जरूर अपने कमेंट कीजिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।